सभी साधकों को प्रणाम। आइए एक बार देव स्वरूप माँ गायत्री, प्राण स्वरूप चेतना का जो उच्चतम शिखर है माँ गायत्री का ध्यान करते हुए सस्वर गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको पुनः प्रणाम। आज की जो कक्षा है, कक्षा का जो विषय है वह है आसन। आसन न केवल हमारे शारीरिक स्थिति को प्रभावित करता है बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और हमारे आध्यात्मिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। दिखने में 3 शब्द है आ श न, लेकिन ये 3 शब्द ऐसे हैं जो हमारे चेतना के पांचों स्तर को प्रभावित करते हैं। और न केवल चेतना के पांचों स्तर को प्रभावित करते बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य की समस्या से आप सभी परिचित हैं कि हर घर में यदि 4 मेंबर हैं तो कम से कम 3 मेंबर किसी न किसी एलोपैथिक दवाई पे, आयुर्वेदिक दवाई पे या होम्योपैथी दवाई पे उनकी निर्भरता है। और हम ये मान के चलते हैं कि बिना स्वास्थ्य के न तो साधना हो सकती है, न तो सरलता आ सकता है, न ही चेतना की उच्चतम शिखर पे हम पहुंच सकते हैं। तो आइए, आसन कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आसन कैसे हमारी साधना को प्रभावित करता है, आसन कैसे हमारी सरलता और सहजता को प्रभावित करता है। यहाँ पे 2 शब्द हमने आपको बताए, सरलता और सहजता, क्योंकि बिना सरलता और सहजता के समत्वम योग उच्चैतिक स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते। यदि हम बीमार हैं तो निश्चित रूप से न तो हम समत्व की साधना कर पाएंगे और न ही आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तो आसन के बारे में आइए बात करते हैं। आज की कक्षा मुख्य रूप से 4 चीजों पे फोकस रहेगी। पहला, आसन का परिचय और उसका महत्व। दूसरा, आसन का मर्म बिंदुओं पर प्रभाव। फिर तीसरा, महत्वपूर्ण उपयोगी आसन या महत्वपूर्ण प्रभावी आसन जो गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं। और उसके बाद में लास्ट के जो 15 मिनट रहेंगे उसमें हम उन आसनों का प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे उन आसनों तक पहुंचने के लिए हमें पूर्व अभ्यास करना है और उस आसन को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आसनों की बात हम करते हैं कि आसन क्या है। यदि प्राचीन काल में देखा जाए तो वेद, उपनिषद, पुराण, इन सभी में आसनों की चर्चा है। आसन क्या है? स्थिर और सुखपूर्वक बैठना। यदि महर्षि पतंजलि जी के परिभाषा को हम कोट करें तो स्थिरम सुखम आसन, जहां पे स्थिरता हो और जहां पे सुख हो वहां पे आसन है। अब नॉर्मली यदि देखा जाए तो आज हम विभिन्न प्रकार के आसनों से परिचित हैं। सामान्य रूप से आप देखते होंगे कि जब एक छोटा बच्चा आसन परफॉर्म करता है किसी योग प्रतियोगिता में, कंपटीशन में, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे आसन करते हैं जहां पे उसकी बॉडी शिवरिंग होते रहती है, जहां पे बहुत ज्यादा उसको घबराहट होती है और हमारा जो आसन है वो नटबाज के तरीके से कभी पैर को मुड़ना, कभी सिर को घुमाना, कभी पूरे बॉडी को घुमाना। तो क्या इसको आसन कहेंगे? इसको आसन नहीं कहेंगे। आसन का एक क्राइटेरिया है कि जैसे किसी इंसान को देखना हो कि भाई इंसान स्वस्थ है तो उसका क्या है, वात पित्त कफ संतुलित रहता है, चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, उसके बाद में उसका पाचन सही सही होता है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी इस ये है। इसी प्रकार आसन के लक्षण क्या है? आसन के लक्षण ये है जिस भी आसन में स्थिरता हो और सुख हो, स्थिरम सुखम आसन, वो आसन है। तो प्राचीन समय में आसनों की संख्या कम थी। केवल प्राचीन समय की यदि उपनिषदों में देखें, प्राचीन अर्थात शुरुआत में तो आसनों की चर्चा में केवल पद्मासन, सिद्धासन
ये दो प्रमुख ऐसे आसन हैं जिनकी चर्चा बार बार की गई है। कुछ उपनिषदों में दो आसन बताए गए हैं कि आप केवल दो आसन से मोक्ष की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कुछ उपनिषद में 4 आसन बताए गए हैं, कुछ उपनिषदों में 6, कुछ में 8 और किसी-किसी में 9 आसन बताए गए हैं। लेकिन यदि समानता देखी जाए कि इन सारी चीजों में ऐसे कौन से हैं जिसको बार-बार रिपीट किया गया है, तो उन बार-बार रिपीट करने हुए आसनों में पद्मासन, स्वस्तिकासन, हठ योग प्रदीपिका घृण संहिता की बात करें तो सिंहासन, सिद्धासन, ये 4 आसन वहां पे बताए गए हैं। तो यदि सोचा जाए तो कि ये सारे आसन किससे संबंधित हैं? ये सारे के सारे आसन आपके प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को प्रभावित करने वाली, परिष्कृत करने वाली जितनी भी साधना पद्धति है, उसी से संबंधित है। अब कैसे? जैसे प्राणायाम की साधना में प्राणायाम मुद्रा बंध का अभ्यास आप पद्मासन में, स्वस्तिकासन या सिद्धासन में करेंगे। मनोमय कोश की साधना की बात कर लें, ध्यान, त्राटक, जप, तन्मात्रा साधना, आप पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन किसी भी ध्यानात्मक आसन में करेंगे। विज्ञान में कोश की साधना, सोहम साधना, उसके बाद आपका सोहम साधना हो गया। फिर एक मिनट, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, याद है, सोहम की साधना और फिर आपका अमन भी एक बार मेरे को रिकॉल करा दीजिए विज्ञान में कोश की साधना का और आनंद में कोश की साधना का। अमन भैया? हाँ भैया, इसमें सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, जी, सो स्पर्शजन्य ग्रंथि भेदन, आत्मानुभूति योग और ग्रंथि भेदन। ग्रंथि भेदन, ये साधना भी हम इसमें करते हैं, हमारे जो ध्यानात्मक आसन उसमें। और आनंदमय कोश की भी जो साधना है, तुरीयातीत अवस्था है, नाद बिंदु कला साधना, ये भी हम किसमें करते हैं? आसनों में करते हैं। अब सोचिए, आसन का महत्व इसी से है कि बाकी जो कोश की साधना है वो इन आसनों पे निर्भर है। हालांकि अन्नमय कोश की बात करें तो आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, ये 4 चीजें हैं जो हमें सम्मिलित रूप से करनी है, तब जाके अन्नमय कोश का शोधन होगा, अन्नमय कोश का परिमार्जन होगा। तो सोचिए, यदि हमें 5 मंजिला इमारत बनानी है और बहुत सुंदर इमारत बनानी है, जिसको हम 5 मंजिला में इमारत को 4 मंजिला मान के चले, तो 4 मंजिला इमारत बनानी है, तो यदि उसकी नींव देखें तो अन्नमय कोश है, जिसके ऊपर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की जो 4 जो हमारे वो है फ्लोर का, 4 फ्लोर का बाकी जो इमारत है वो पूरे पूरे नींव पे निर्भर करेगा। तो आइए अब आसन की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आसन की महत्व। ये पंचकोश के साधना इसलिए जोड़ा ताकि बाकी के जो अभ्यास है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड है? आसन पे डिपेंड है। हालांकि अन्नमय कोश की और भी साधन, आसन, उपवास, तपश्चर्या, ये भी डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि कोरिलेशन क्या है आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या में। तो मुझे एक चीज समझ में आई, आज ही वो चीजें समझ में आई लंबे समय बाद। आसन का तो बता दिए, फिर आसन के बाद उपवास। उपवास ज्यादातर शारीरिक प्रभाव तो करता ही है, लेकिन मन की, चित्त की चंचलता को निर्मल करने के लिए, अंतःकरण के शोधन के लिए वो ज्यादा कारगर है। जैसे आसन के लिए, आसन प्राणायाम करने के लिए ज्यादा कारगर है, बंध लगाने के लिए ज्यादा कारगर है, वैसे ही उपवास आपके मनोमय कोश के लिए ज्यादा कारगर है। फिर थोड़ी देर के लिए सोचा, यदि कोरिलेशन बैठाया जाए तो तत्व शुद्धि, जहाँ पे हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों की शुद्धि करते हैं अपने शरीर में। अब इसका कोरिलेशन बैठा के देखा तो आगे जो तन्मात्रा साधना है सबसे ज्यादा मैच खा रहा है। और उसके बाद जब तपश्चर्या की बात करें तो तपश्चर्या में गुरुदेव ने 12 प्रकार के तपश्चर्या बताए। और आजकल ये जो 12 प्रकार की तपश्चर्या है, ये 12 प्रकार की जो तपश्चर्या है हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं।
जिसमें ब्रह्मचर्य तप, निष्कासन तप, कर्षण तप, अर्जन तप, विभिन्न प्रकार के 12 प्रकार के तप हैं। अब आनंदमय कोष की यदि बात करें तो आनंदमय कोष में दिन भर हर हाल में मस्त रहना है, हर परिस्थिति में मस्त रहना है। अब यदि वहां पे हम यदि तप की बात करें और तप करते करते मस्त हैं, अब तप करते करते मस्त कैसे? अरे यार कपड़ा धो रहे हैं तो बाबूजी कहते हैं हर पल आप आनंद को अनुभव करो। तो आज ही पता चला कि यदि अन्नमय कोष के जो 4 अभ्यास हैं, इसके एक एक अभ्यास को देखा जाए तो सारों सबका कोरिलेशन कहाँ बैठता है? बाकी के कोषों में पड़ता है। ये तो थोड़ा सा कोरिलेशन अचानक माइंड बन गया, तो मुझे लगा साझा करनी चाहिए ये अपने थोड़े से अनुभव के आधार पे। अब पुनः अपन चलते आसन की तरफ। तो प्राचीन समय में इन आसनों के बारे में बताया गया, जिसमें ध्यानात्मक आसन के बारे में ज्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि उस समय न तो बीमारियां थी, न तो वातावरण दूषित था, और न ही हमारे शरीर में और मन में विभिन्न प्रकार की जो वात पित्त कफ का संतुलन था। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो केमिकल्स वाले फूड अपन खा रहे हैं, स्टोरेज वाले फूड अपन खा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारा दिनचर्या, हमारा रात्रिचर्या, हमारा ऋतुचर्या, ये ऐसी हैं जो बिल्कुल अव्यवस्थित हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डिसीज विभिन्न प्रकार के हैं। साथ ही साथ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक अस्वस्थता के साथ ही साथ सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, फिर राष्ट्रीय समस्या आप देख सकते हैं, जैसे वैश्विक समस्या जैसे कोरोना महामारी है। इन सारी परिस्थितियों में हम अपनी मनस्थिति को, हमारी शारीरिक स्थिति को स्वस्थ नहीं रख सकते। लेकिन इन सब में संतुलन रखना है, क्योंकि आसन हमने प्रारंभ में कहा सरलता, सहजता, साधना और स्वास्थ्य, इन सब की यदि धुरी है तो वो है आसन है। तो वर्तमान प्राचीन समय में ध्यानात्मक आसनों की बहुत विशेषता थी, बहुत महत्ता थी, एवं आज भी उसकी महत्ता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ध्यानात्मक आसन के साथ साथ में यदि हम बात करें तो अब परम पूज्य गुरुदेव ने जिन आसनों की बात कही वो 4 प्रभावी आसन और महाप्रभावी आसन। तो अब इसको देखा जाए, यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरिलेट किया जाए तो आसन का वर्गीकरण यदि देखा जाए स्वामी कुलवयानंद जी के अनुसार, जिन्होंने आपका पुणे में कैवल्य धाम की स्थापना की और आसनों पे जिन्होंने विशद काम किया है, वो आप वर्तमान समय में बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर में स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। तो इनके अनुसार यदि देखा जाए तो आसन की कैटेगरी बताई गई, एक तो विश्रांति कारक करने वाले आसन, एक ध्यानात्मक आसन और एक शरीर को विकसित करने वाले आसन। शरीर को विकसित करना अर्थात शरीर की शक्तियों को बढ़ाने वाले आसन। तो गुरुदेव ने भी जो महाप्रभावी आसन बताया उसमें पद्मासन नहीं बताया। देख रहा था आज कि इसमें गुरुदेव ने पद्मासन नहीं बताया है, इसमें सिद्धासन नहीं बताया है, स्वस्तिक आसन नहीं बताया है, लेकिन प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की साधना को जो परिष्कृत कर सके ऐसे आसन बताए हैं। क्योंकि भुजंग आसन का अभ्यास बताया है, हम भुजंग आसन में प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो तरीका बताया गया है अष्ट प्राणायाम का, अष्टकुंभोगों का, वो नहीं कर सकते। फिर आपका पश्चिमोत्तानासन बताया है, पश्चिमोत्तानासन में भी हम नाद बिंदु कला तुरीयावस्था के ध्यान नहीं कर सकते, उसकी साधना नहीं कर सकते। इसके बाद में धनुरासन बताया गया है, मयूरासन बताया गया, उसकी साधना भी नहीं कर सकते। तो सोचिए गुरुदेव ने पंचकोश की साधना को वर्तमान समय में हम सबके सम्मुख रखा, और हम सबके सम्मुख रखने के साथ में ऐसे ऐसे सेलेक्टेड 19 अभ्यासों को जारी रखा, हम सबके समक्ष बताया, उसको व्यवहारिक रखा ताकि हम वर्तमान समय में उसकी साधना कर सकें। हालांकि इस बात पे मेरा कभी ध्यान नहीं गया कि गुरुदेव ने 4 प्रभावी, 4 महाप्रभावी में एकदम से क्यों नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बद्ध पद्मासन बताया है, लेकिन पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन नहीं बताया है। अब बात करते हैं आसन की संख्या कितनी है। तो यदि शास्त्रों में देखा जाए, शिव संहिता में देखा जाए, हठ योग प्रदीपिका घेरण संहिता में देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं तो 84 आसन हैं।
84 लाख योनियां है तो 84 आसन है। तो आसनों का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, आता है कुछ मनुष्यों के हिसाब से नॉमेनक्लेचर होता है, कुछ का ऋषियों के हिसाब से नॉमेनक्लेचर होता है, उसके वर्गीकरण नाम का रखना। कुछ हल जैसी आकृति बनता है तो हलासन हो जाता है, बक जैसी आकृति बनती तो बकासन हो जाता है, खरगोश जैसी आकृति बनाते हैं तो शशक आसन हो जाता है, पैर जैसी आकृति बनाते हैं वृक्षासन हो जाता है। यदि शवासन की स्थिति में जाते हैं, मृत शरीर हमारा हो जाता है तो वो शवासन हो जाता है। तो प्रकृति जिसे जैसे मिलती जाती वैसे आसनों का वर्णन है। तो 84 लाख आसन बताए गए। 84 लाख आसन में भी कहीं कहीं 84 आसनों को प्रमुखता दी गई है, कहीं पे 3.5 लाख आसन बताए गए हैं, फिर कहीं कहीं पे 32 आसन बताए गए हैं। हिरण संहिता की बात करें तो 32 आसन है। फिर कहीं कहीं पे फिर आपके 15 आसन है। हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो वर्तमान समय के हठ योगी ग्रंथ है जिनका नाम ले रहा हूँ, 15 आसन बताए गए हैं। लेकिन इन सब में जो प्रमुख आसन बताए गए हैं वो कौन बताए गए हैं, वो 4 बताए गए हैं इन ग्रंथों की बात करें तो। और सबसे प्रमुख आसन जो है आपका मान के चलिए पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, ताकि इसमें मोक्ष की साधना के लिए, प्राणायाम की साधना के लिए धारणा ध्यान समाधि जितना का भी अभ्यास है वो इन आसनों में होता है। तो अब ये हो गया मोटा मोटा आसन का परिचय कि आसन क्या है। तो स्थिरम सुखम आसन, इसमें स्थिरता सुख हो वो आसन है। फिर आसन के लाभ क्या है, आसन के लाभ क्या है, तो आसनेन भवे दृढ़म, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं, आसन से दृढ़ता आती है। और आसन के अभ्यास कैसे करना चाहिए, जितनो वही स्थिति अभ्यास है, आपकी जैसी क्षमता हो वैसी आसन का अभ्यास करना चाहिए। भाई हमारी उम्र 80 साल है तो हमारी मांसपेशियां, हमारी बॉडी जितना साथ देगी उतना हम आसन का अभ्यास कर पाएंगे। एक छोटा बच्चा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, बॉडी में कठोरता नहीं आई है, वयस्क नहीं हुआ तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो अपनी क्षमता के अनुसार वो अभ्यास करेगा। और फिर कितने समय तक अभ्यास जारी रहे, हालांकि ये पूरी साधना के लिए है, तो सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सहित तो जड़ भूमि, इस तरह से हमारा अभ्यास हो। ये तो महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन का। फिर यदि आसन आसन आता है हमारा अन्नमय कोश के अंतर्गत। अब अन्नमय कोश के भी प्रभाव गुरुदेव ने हमें सूत्रों के रूप में बताए, गायत्री मंजरी के रूप में। तो पुरुषार्थ, तेजस, ऐश्वर्य और यश, ये 4 से 5 चीजें हमें प्राप्त होती है। पुरुषार्थ हमारा बढ़ेगा आसन करेंगे तो, यश हमारा बढ़ेगा, हमारी तेजस्विता हमारी बढ़ेगी, हमारी कीर्ति बढ़ेगी। सोचिए आसन के माध्यम से ये सारी चीजें बढ़ेगी। बड़ी गजब की बात गुरुदेव ने कही है, क्योंकि अन्नमय कोश के लाभ तो बताए हैं। तो अन्नमय कोश के लाभ में, अन्नमय कोश की साधना में आपका कौन सा है, आसन है। तो आसन के माध्यम से भी ये जो पुरुषार्थ है, ऐश्वर्य है, तेजस है, यश है, ये हमें निश्चित रूप से मिल सकता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यदि देखा जाए तो पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। वो कहते हैं कि मैं पिछले 40 सालों से केवल आसन करा रहा हूँ, अर्थात आसन वो प्रमुखता से कराते हैं, हालांकि उसमें प्राणायाम भी सम्मिलित होता है, उसमें फिर आपका कुछ ध्यान के भी अभ्यास कराते, कुछ धारणा के भी अभ्यास कराते हैं, फिर समाधि के अभ्यास भी कराते नहीं देखा, लेकिन परमात्मा परम चेतना से वो जोड़ने का प्रयास कुछ कुछ अभ्यासों में कराते हैं। अब सोचिए यदि जीता जागता उदाहरण देखना, तो आसनों के माध्यम से पूरे विश्व में उन्होंने भारतीय संस्कृति का परिचय फहराया, और स्वास्थ्य आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने एक बहुत बड़ी विश्व स्तरीय क्रांति की। प्रत्यक्ष चीजें देख सकते हैं। अब ये हो गया आसन का सामान्य सामान्य परिचय और आसन का महत्व, कि आसन की महत्ता कितनी ज्यादा है। कई दफे हम देखते हैं कि यार मेरा तो आसन करने का मन नहीं करता, मैं तो 2 अगरबत्ती जला लूंगा, मैं तो थोड़ा प्राणायाम कर लूंगा, मैं तो सोहम सोहम कर लूंगा, हो जाएगा। नहीं, आसन की कुछ तो महत्ता है, तब जाके उसको आधार स्तंभ में रखा गया है। आपने देखा होगा यदि पीएचडी करनी है तो हमें यूजी करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा, इसके साथ कोर्स वर्क भी करना पड़ेगा, तब जाके शोध कार्य कर सकते हैं।
तो यदि आसन को आधार पाठ्यक्रम माने हम, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल आधार पाठ्यक्रम है, बिल्कुल नींव है, और बिना नींव के आप मकान कितना सुंदर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, और मकान बना भी लिए ढहने में समय नहीं लगेगा। अच्छा, अब एक और बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि भाई हम तो 2 साल से आसन कर रहे हैं, हम तो 10 साल से आसन कर रहे हैं, हम तो 20 साल से आसन कर रहे हैं, अरे हम तो बूढ़ा हो गए आसन करते करते, अब मन नहीं करता करने का। तो ये 4 से 5 साल तक ये बात हमारे मन में भी थी कि भाई ऐसा कब तक आसन करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। तो जब हठ योग प्रदीपिका हमने पढ़ा नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन के लिए, तब स्पष्ट वर्णन है, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक हठ योग और राजयोग दोनों की साधना आपको सतत करनी है। फिर से पुनः इसको रिपीट करूंगा, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो। अब चूंकि हम लोग गायत्री की पंचकोशी साधना कर रहे हैं, तो जब तक आत्म साक्षात्कार की स्थिति ना हो तब तक आसन को छोड़ना नहीं है। एकदम स्पष्ट स्पष्ट शास्त्र में ऐसा वर्णन है। इतना महत्व है आसन का। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आसन का, थोड़ा थोड़ा परिचय बता दी। आसन की महत्ता पे लगभग पिछले 22 से 23 मिनट पे बात हो रही। अब थोड़ा सा मर्म बिंदु पे हम बात करते हैं, और मर्म बिंदु पे यदि हम बात करते हैं तो मर्म बिंदु के साथ साथ आसन कैसे शरीर मन को प्रभावित करता है, ज्यादातर हमारे इंटरनल ऑर्गन को, विजरल ऑर्गन को, और उसके बाद प्रभावी महाप्रभावी आसन की थोड़ी चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल सेशन 15 मिनट का अपन करेंगे। तो मर्म बिंदु क्या होते हैं, और मर्म बिंदु को यहाँ पे क्यों लाया गया? मर्म बिंदु के अलावा कोई दूसरी चीज भी तो बताई जा सकती थी, आसन का कोई और प्रभाव बताया जा सकता था। तो वास्तव में देखा जाए तो शुरुआत में हमने ध्यानात्मक आसनों की चर्चा आप सबसे की, उसके बारे में बताया, और इसमें 4-5 चीजों का ज्यादा आपको 4-5 आसनों के नाम ज्यादा आपसे साझा किए। अब मर्म बिंदु पे आते हैं। मर्म बिंदु आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मर्म बिंदु कहाँ से आया? प्राचीन समय में एलोपैथी दवाइयां नहीं थी, प्राचीन समय में होम्योपैथी दवाइयां नहीं थी, आयुर्वेद तो था, लेकिन औषधि हर जगह क्या रहते थे? अवेलेबल नहीं थे, औषधि की उपलब्धता सब जगह नहीं थे। तब क्या हुआ, प्राचीन समय में कुछ राजा महाराजा युद्ध में जाते थे। यहाँ तक हम यदि देखें, प्राचीन समय में भी तो जितने भी महापुरुष हुए हैं वो युद्ध में जाते थे, तो वहां पे क्या होता था, बहुत ज्यादा उनकी क्षति होती थी। तो वहां पे क्षति होती थी, तो आयुर्वेद का एक विशेष महत्वपूर्ण हिस्सा है मर्म चिकित्सा। तो मर्म चिकित्सा आयुर्वेद में भी है। दूसरा, मर्म चिकित्सा आपके आसनों में भी है, लेकिन पता नहीं चलता, उसका प्रभाव हमारे मर्म बिंदु पे पड़ता है। और एक आपका जो ग्रंथ है वो है आपका ये योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता, इसमें भी मर्म बिंदु के बारे में थोड़ी सी चर्चा है, और आपके शिव संहिता, इसमें भी मर्म बिंदु की चर्चा है छोटे छोटे रूप में। लेकिन यदि मर्म चिकित्सा को विस्तृत पढ़ना हो तो इसमें आयुर्वेद की तरफ, आयुर्वेद की ग्रंथों की तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा। तब मर्म बिंदु क्या है, मर्म स्थल क्या है, और मर्म बिंदु को दबाने का प्रभाव क्या है, और मर्म बिंदु दबते कैसे हैं आसनों के माध्यम से, उसके लाभ कैसे मिलते हैं। तो मर्म बिंदु हमारे पूरे शरीर में 108 होते हैं। मर्म बिंदु हमारे शरीर में 108 होते हैं, और यदि इसको देखा जाए तो इसको एनर्जी सेंटर भी कह सकते हैं। जैसे चक्रों को भी एनर्जी सेंटर कहा जाता है। आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, इसको एनर्जी सेंटर कहा गया है। कुंडली जागरण ग्रंथि भेदन की साधना में इसको मूल रूप से एनर्जी सेंटर मानते हैं कि यहीं से एनर्जी, सूर्य का प्राण, सविता देवता का तेज इसमें प्रवेश करेगा और हमारी चेतना विकसित होगी, हमारी क्षमता विकसित होगी। लेकिन ये उच्च स्तरीय साधना के परीक्षा में बात हुई, लेकिन
अब फाउंडेशन कोर्स की बात करें, फाउंडेशन कोर्स की बात, जिस कोर्स के बाद में या जिस अभ्यास के बाद में, जिस साधना के बाद में हम उच्च स्तरीय साधना में जाएंगे, वो उसका प्रभाव हमारे मर्म बिंदुओं पे पड़ेगा। अच्छा, इसका वर्णन गायत्री महाविज्ञान में भी गुरुदेव ने कहा है कि आसनों का प्रभाव हमारे 96 मर्म बिंदुओं पे पड़ता है, उपत्तिकाओं पे पड़ता है। अब मर्म बिंदु 108 होते हैं, तो कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या दिखाई देता है? मर्म बिंदु दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वहां पे मर्म बिंदुओं को दबाया जाता है, मर्म बिंदुओं को स्पर्श किया जाता है, मर्म चिकित्सा की जाती, तो उसको अनुभव किया जा सकता है। अब जैसे मोटा मोटा देखें, मर्म बिंदु हमारे यहाँ पे भी होता है। हम जब सन्मुखी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, या इसको कहीं पे योनि मुद्रा भी कहते हैं, या फिर हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, यहाँ पे मर्म बिंदु दबते हैं। ये हमारा मर्म बिंदु है, ये हमारा मर्म बिंदु है, ये हमारा मर्म बिंदु है, यहाँ पे हमारा मर्म बिंदु है, यहाँ पे हमारा मर्म बिंदु है, यहाँ पे एक मर्म बिंदु है, इसके बाद में यहाँ पे मर्म बिंदु है, यहाँ पे मर्म बिंदु है। यदि पैर की बात करें तो हमारे टखने पे मर्म बिंदु है, हमारे काफ मसल्स पे, पिंडली पे मर्म बिंदु है, हमारे घुटनों के नीचे मर्म बिंदु है, उसके बाद हमारे जंघों पे मर्म बिंदु है, हमारे कमर पे मर्म बिंदु है, कमर के पीछे वाला जो हिस्से जो दो गड्ढा टाइप से बना रहता है वो मर्म बिंदु है। यहाँ तक कि शास्त्रों में हमारे बताया गया कि हमारा जो वो है मूल क्षेत्र है या फिर गुदा द्वार है, वो भी मर्म बिंदु है, सेंसिटिव होता है। हमारे यदि सीने की बात करें तो सीने में भी विभिन्न प्रकार के मर्म बिंदु हैं। तो यहाँ तक जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है वो भी मर्म बिंदु है, ऐसा आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा के ग्रंथों में बताया गया है। पूरे 108 मर्म बिंदु हैं। अब चूंकि वर्तमान समय में जो आसन प्रचलित है, उन आसनों को उद्देश्य क्या माना जाता है कि मैंने आसन कर लिया, मेरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अच्छा हो गया, मेरा मसल्स अच्छा हो गया, मैं स्लिम टिम हो गई। ज्यादातर देखा जाए जो साधना से नहीं जुड़े हैं, वो योग का अभ्यास या तो पतले दुबले हैं तो मोटे होने के लिए करते हैं, और यदि मोटे हैं तो वो पतले होने के लिए करते हैं। लेकिन ये दोनों थ्योरी हमारे अनुसार से, मेरे अनुभव के हिसाब से बिल्कुल गलत है। कुछ लोग पूछते हैं, कभी क्लास लेते हैं, तो सर आप ये बताइए कि आसन से पतले होते हैं या मोटे होते हैं? हम सीधा ना काटते हैं, ना तो भाई आसन से आप पतला होगे और ना ही आसन से आप मोटा होगे। आसन से आप संतुलित होंगे। आसन ना तो आपको पतला करेगा, ना तो आपको मोटा करेगा। आसन आपको संतुलित करेगा। अब संतुलन कहाँ होगा? वात पित्त कफ में संतुलन होगा, शरीर मन बुद्धि में संतुलन होगा, आपके पांचों कोशों में संतुलन होगा। ये कैसे संतुलन होगा वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब मर्म बिंदु की चर्चा हो रही है, तो मर्म बिंदु की चर्चा हो रही है, तो इन मर्म बिंदु पे प्रभाव कैसे पड़ता है? तो दो तरीके हैं। एक तो मर्म चिकित्सा की जाती है, तो कुछ लोग रोगी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, तो आसन तो कर नहीं पाएंगे, मरणासन की स्थिति में रहते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं, या फिर वो हाथ को ऊपर नहीं कर पाते, कंधों को घुमा नहीं पाते, तो वहां पे उनको दिक्कत आती है। तो वहां पे डायरेक्ट उनकी चिकित्सा की जाती है मर्म बिंदुओं को दबा के। इस तरह से मर्म बिंदुओं को दबा करके हमारा गुल्फ मर्म हो गया, हमारा जानू मर्म हो गया, हमारा मणिबंध ये मर्म हो गया, ये हमारा कुरपर मर्म हो गया। तो लगभग लगभग 108 मर्म स्थान हैं और इसके नाम भी हैं। तो अभी फिलहाल 108 मर्मों की चर्चा यहाँ पे, उनके नामों की चर्चा नहीं की जाएगी, लंबा लिस्ट है और एकदम से समझ में भी नहीं आता क्योंकि संस्कृत के नाम है। लेकिन लगभग लगभग मोटा मोटा स्थान आपको बता दिया कि कहाँ पे इन मर्म बिंदुओं का स्थान है, मर्म बिंदु का स्थल है। ये क्यों बताया? क्योंकि जब हम आसन का अभ्यास करेंगे तो आप अनुभव करें कि हाँ यहाँ पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ से हम हो रहा है। जैसे आप नॉर्मली पद्मासन जब इस तरह से पैरों की स्थिति होती है, तो आपके पिंडली वाला जो हिस्सा है, पैर के मान के चलो इस तरह से, तो यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली आप जब धनुरासन का अभ्यास करते हैं तो मर्म बिंदु पे प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे गुल्फ मर्म होता है पैरों पे, हिमाचल पैर का ये गुल्फ मर्म है, तो इस तरह से ऐसे खींचता है तो ये आपका गुल्फ मर्म प्रभावित होता है।
तो इस प्रकार के आपके जब भुजंग आसन करते हैं तो पूर्व मर्म प्रभावित होता है, आंतों की स्थिति ऐसी होती है, तो ये बार बार ये प्रभावित हो रहा है ये। अब मर्म बिंदु का प्रभाव कितना होता है? मर्म बिंदु का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। एक तो मर्म स्थल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यहाँ तक कि कुछ जगह ऐसे होते हैं, कुछ मर्म स्थान जहाँ पे यदि डायरेक्ट वहां पे छेद हो जाए, वहां पे घात लग जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जैसे यहाँ वाला हिस्सा है, यहाँ पे बंदूक तान दिया जाए, इंसान की डेथ हो जाती है। शरीर ये भी है, लेकिन शरीर से गोली आर पार गई, आदमी मर गया। और शरीर का हिस्सा ये भी है, यहाँ से गोली आर पार गई, आदमी नहीं मरेगा। ये मर्म बिंदु का प्रभाव है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री सुना होगा, सॉरी देखा नहीं होगा, सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बाण लगा और भगवान कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। वो कौन सा मर्म बिंदु था? मुझे लगता है वो ये वाला मर्म बिंदु रहा होगा। ये हमारा मर्म बिंदु है एक। यहाँ पे यदि उनको बाण लगा होगा तो उनकी मृत्यु हो गई होगी। नॉर्मली सोचते हैं कि भाई बाण लगने से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? हालांकि भगवान श्री कृष्ण चेतना के स्वरूप थे, उनकी मृत्यु तो कभी हो नहीं सकती, लेकिन शरीर की बात करें तो मुझे लगता है ये मर बिंदु पे प्रभाव पड़ा होगा, बाण लगा होगा, उनकी मृत्यु हुई होगी, शरीर की मृत्यु हुई होगी। इतना ज्यादा प्रभावी है। कई बार आपने देखा होगा अचानक से व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं, या फिर अचानक उनका जी मचलाने लगता है। वो क्या होता है, सडनली हमारे मर बिंदु प्रभावित हो जाते हैं, मर बिंदु पे घात लग जाता है और हमें पता नहीं चलता है। आप यदि किसी यहाँ के इस वाले स्थान को यदि जोर से दबा दे, वो एकदम कराहने लग जाएगा, मिचलाने लग, क्यों? बहुत ही सेंसिटिव है। हमारे पेट से संबंधित कोई बीमारी है, उसको ठीक करना हो तो ये वाला मर बिंदु हम दबाते हैं, यहाँ पे नॉर्मली ऐसा रखते हैं, फिर इसको ऐसे करके प्रेस करते हैं। अब जिसका पाचन ठीक नहीं है वो एकदम उचकने लगता है, चिल्लाने लगता है, अरे अरे दर्द हो रहा है, ऐसे करके। जैसे ट्यूबलाइट तो दीवार पे लगी रहती है घर पे, लेकिन उसका स्विच होता है, बटन होता है, उस बटन को दबाते ट्यूबलाइट जल जाती है। वैसे हमारे पूरे शरीर में एक कनेक्शन है, हम मर्म बिंदुओं को प्रेस करते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। तो हमें मर्म बिंदुओं को डायरेक्ट प्रेस न करके कैसे प्रेस करना है? मर्म बिंदुओं को आसन के माध्यम से प्रेस करना है, दबाना है। प्रेस करना मतलब दबाना, उसको जागृत करना, उसमें सेंसेशन उत्पन्न करना और उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाना। ये एक बात हो गई। अब हमने तो प्रारंभ में बताया कि 4 आसन थे, तो ध्यानात्मक आसन ज्यादा थे, लेकिन हमें तो फाउंडेशन कोर्स मजबूत करना है। तो गुरुदेव ने 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी आसन बताए। और ये 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी के नाम क्या है? आपका पादहस्तासन प्रभावी, उत्कट आसन आपका प्रभावी, बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन नॉर्मली हम पद्मासन स्थिति हो गई, और फिर हाथ को ऐसे ले जाने वाले, पीछे ले जाने वाले, ये आपकी प्रभावी आसन। महाप्रभावी की बात करें तो मयूर आसन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंग आसन, धनुरासन, ये हमारे आसन। अब इसमें देखा जाए कि गुरुदेव ने इन्हीं आसनों को क्यों चुना। वो चाहते तो दूसरा आसन भी चुन सकते थे, हलासन भी चुन सकते थे। अच्छा, एक और आसन है प्रभावी आसन, सर्वांगासन। तो लगभग 8, 4 प्रभावी, 4 महाप्रभावी। तो ये 4 अभ्यास ऐसे हैं जो हमारे मर बिंदुओं को प्रभावित करते हैं। अब नॉर्मली यदि देखा जाए तो सूर्य नमस्कार की यदि हम अभ्यास करते, सूर्य नमस्कार का प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास करते हैं, तो आपका पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास स्वतः लग जाता है, क्योंकि सॉरी पादहस्तासन का अभ्यास स्वतः लग जाता है। हालांकि पादहस्तासन और पश्चिमोत्तानासन में सिमिलरिटी है। पश्चिमोत्तानासन हम लेट करके ऐसा करते हैं, और पादहस्तासन हम खड़े होकर के ऐसे करते हैं। दोनों का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। ग्रेविटी के हिसाब से थोड़ा प्रभाव डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पादहस्तासन यदि प्रॉपर तरीके से लगाया जाए तो वही लाभ मिलेगा जो पश्चिमोत्तानासन के मिलेंगे। तो सूर्य नमस्कार यदि हम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मर्म बिंदु पे पड़ेगा, क्योंकि वहां पे
पादहस्तासन का क्रम शामिल है। फिर सूर्य नमस्कार के क्रम में भुजंग आसन अपन करते हैं, तो महाप्रभावी के आसन का अभ्यास हो जाएगा। तो 2 आसन का अभ्यास हो गए। अब ये 2 आसन यहाँ पे सिमिलरिटी हमें मिलती है। अब इसके बाद यदि देखा जाए कि ऐसा कौन सा अभ्यास है जो सूर्य नमस्कार से सरल हो और मर्म बिंदुओं पे प्रभाव भी पड़े, तो गुरुदेव ने प्रज्ञा योग व्यायाम जो 16 स्टेप्स हमारे हैं उसको बताया। और 2-3 दिन पहले बच्चों को बता रहे थे कि इतना गजब का है प्रज्ञा योग व्यायाम की बस मजा आ जाए। अब जो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो शशाकासन में उसका लाभ ले लें, लाभ तो मिलेगा। हो सकता है पश्चिमोत्तानासन में किसी का कुबड़ बनता है, प्रॉपर पोस्चर नहीं लगा पाते। तो वर्तमान समय में यदि कोई सारे आसन को परफॉर्म नहीं कर पा सकता, मान के चलो धनुरासन, पीछे पैर पकड़ना है, एकदम से खींचना है, धनुरासन नहीं हो रहा है, मयूरासन नहीं हो रहा है, तब क्या चुने? क्योंकि हमें तो साधना को सरलता, सहजता और एकदम प्रैक्टिकल बनाना है, एकदम प्रैक्टिकल। जैसे बाबूजी बिल्कुल आसान शब्द में कहते हैं कि कई बार प्रश्न होता है, बाबूजी पंचकोश की साधना कितनी सरल है और कितनी कठिन है। तो बाबूजी बढ़िया विनोद प्रकृति में आनंद के तरीके, अरे पंचकोश की साधना ककड़ी खाने जैसा सरल है, मूली खाने जैसा सरल है। तो ऐसी गुरुदेव ने 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी आसन को मुझे लगता है एकदम सरल बनाने के लिए प्रज्ञा योग व्यायाम का पूरा सीरीज कर। प्रज्ञा योग की साधना अलग है, वो आपके हर क्षण में जो सम्मिलित है वो प्रज्ञा योग की साधना है, और प्रज्ञा योग व्यायाम आपके 16 आसनों का क्रम है। तो जब अभी 5 मिनट बाद हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सूर्य नमस्कार का एक बार अभ्यास करेंगे। हरि प्रसाद जी 6 बजे आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको करेंगे, हैंड आप नीचे कर दीजिए, उस समय आप हैंड रेस कीजिएगा। तो आज हम 5 मिनट बाद प्रैक्टिकल सेशन में किन किन अभ्यासों को शामिल करेंगे। एक तो पहले प्रज्ञा व्यायाम कर लेंगे, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद 4 प्रभावी 4 महाप्रभावी आसन का अभ्यास कर लेंगे, तो 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। एक बात हो गई। तो सूर्य नमस्कार में केवल हम सामने झुकते हैं, पीछे झुकते हैं। तो फॉरवर्ड बेंडिंग, अच्छा आसनों को भी कैटेगराइज किया गया, सामने झुकने वाले आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग के आसन, इन्वर्टेड पोस्चर, बैलेंसिंग पोस्चर। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मान के चलो वर्गीकरण आसन का। हम सामने झुके तो फॉरवर्ड बेंडिंग, पीछे गए तो बैकवर्ड बेंडिंग, मुड़े तो ट्विस्टिंग, और हम यदि बैलेंसिंग पोस्चर का अभ्यास करें तो बैलेंसिंग आसनास, खड़े होकर के अभ्यास किए तो स्टैंडिंग आसनास, बैठ करके अभ्यास किए तो सिटिंग आसनास, पेट के बल लेटे हैं तो प्रोन पोस्चर, पीठ के बल लेटे हैं तो सुपाइन पोस्चर। ये खैर मॉडल क्वालिफिकेशन है, लेकिन गुरुदेव ने प्रज्ञा योग व्यायाम इतना गजब कर दिया है भाई साहब, मजा आ जाता है। अब आप बोलें कि भाई आप यहाँ पे प्रशंसा सामान्य रूप से करें, क्या नहीं, प्रज्ञा योग व्यायाम आप 4 दिन करके देखिए और सामान्य आसनों का अभ्यास आप करके देखिए, अंतर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा? प्रज्ञा योग व्यायाम का जब अभ्यास करते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग भी है, बैकवर्ड बेंडिंग भी है, ट्विस्टिंग भी है, बैलेंसिंग भी है, सारे आसनों का जो संतुलन है पूरा पूरा प्रज्ञा व्यायाम में है। अब खैर मैं रिसर्च पेपर तो नहीं पढ़ पाया हूँ और ये किताब भी नहीं पढ़ पाया हूँ कि प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास कितने मर्म बिंदुओं पे पड़ता है, लेकिन आपको इतना श्योर कर सकता हूँ कि प्रज्ञा योग व्यायाम का 108 मर्म बिंदु है। भले 108 मर्म बिंदुओं पे प्रभाव न पड़े, लेकिन कम से कम 90 से लेकर के 100 तक के बीच में मर्म बिंदु पर प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि कुछ मर्म बिंदुओं के लिए विशेष आसन के अभ्यास होती है। तो सोचिए प्रज्ञा योग व्यायाम करने से हमारे 108 जो मर्म बिंदु हैं उसमें कम से कम 100, 90 से 100 के मर्म बिंदु पे हम क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये तो मर्म हो गया। अब उसके लाभ क्या है? मर्म बिंदु जब हमारे दबते हैं तो हमारे ऊर्जा का केंद्र विकसित होता है, परिमार्जित होता है, परिष्कृत होता है, और हमारे भीतर प्राण को धारण करने की, चेतना को धारण करने की, अच्छा प्राण मतलब क्या? सपोज दैट प्राण का आयाम करना,
शक्ति को धारण करना, ऊर्जा को धारण करना। अब प्राण आसन का अभ्यास हुआ नहीं है, क्योंकि आसन हमें आसनेन भवेत् दृढ़म्, हमें आसन दृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है। फिर अन्नमय कोश से हमें ऐश्वर्य मिलता है, पुरुषार्थ करने की क्षमता बढ़ती है। सोचिए, पुरुषार्थ के बाद ऐश्वर्य आया है, यश आया है अन्नमय कोश के लाभ में, तो पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा? हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, मानसिक क्षमता बढ़ेगी, तब तो जाके हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। नहीं तो हम आलस्य में, प्रमाद में पड़े तो भाई कहाँ से पुरुषार्थ कर पाएंगे? तो आइए, आसन है, तो आसन का प्रभाव मर बिंदु पे पड़ता है, और मर बिंदु का प्रभाव हमारे पूरे शरीर में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य भी कह सकते हैं, सामूहिक रूप से पड़ता है। तो 5:44 हो गए हैं। अब समय आता है क्या? आसन को प्रैक्टिकल करने का। अमन भी बस 1 मिनट के लिए सेटअप बना रहा हूँ कैमरे का मैट की तरफ, उसके बाद में अपना वीडियो ऑन करूंगा और उस के अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी। का सूर्य नमस्कार का, उसके बाद 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी आसनों का अभ्यास करेंगे। जिनका सतत अभ्यास नहीं है वो लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे, जिसको हम पवन मुक्तासन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें नॉर्मली आपके ये इस तरह के अभ्यास, हाथों का अभ्यास, स्ट्रेचिंग का हल्का सा अभ्यास, हल्का सा शोल्डर रोटेशन, गर्दन का अभ्यास, कमर को घुमाने वाला अभ्यास। यदि हम दंडासन की स्थिति में है तो नॉर्मल पादांगुली नमन, घूर्णन, जानु नमन, ये नॉर्मल अभ्यास आपको करना है। तब जाके आपको प्रज्ञा व्यायाम का अभ्यास या फिर प्रभावी, महाप्रभावी आसन या फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। अब जो कि आप लोग सतत योग के अभ्यासी हैं, तो हम सीधा आते हैं प्रज्ञा व्यायाम पे, फिर सूर्य नमस्कार पे, फिर हम फोकस करेंगे प्रभावी और महाप्रभावी आसन में। तो सूर्य नमस्कार में मैट के सामने जाते हैं और प्रज्ञा व्यायाम में हम मैट के पीछे जाते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे प्रज्ञा व्यायाम के लिए आ गए, ये हमारी समस्थिति हो गई। धीरे से हम श्वास लेते हुए ताड़ासन की स्थिति में जाते हैं, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर एड़ी जमीन पे रखते हैं, हाथों को सामने रखते हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हम 90 डिग्री बेंड होते हैं। धीरे से दोनों हाथ जमीन पे रखते हैं, पैरों को बगल में रख लिए, स्पाइन सीधी की और कंप्लीट पादहस्तासन की स्थिति में हम आए। अब यहाँ पे देखिए प्रभावी आसन का अभ्यास। अब धीरे से हम वज्रासन की स्थिति में आ गए, और जब वज्रासन की स्थिति में आए तो हमारे मर बिंदु यहाँ पे दब रहे हैं। कोशिश करूंगा कोरिलेट करूं एक एक आसन का अभ्यास, किस मर बिंदु पे दब रहे हैं। वज्रासन पे आ गए, पुनः घुटनों के बल खड़े हुए, एक हाथ पीछे ले गए, दूसरा हाथ पीछे ले गए, तो हमारे जो इस तरह से ये उष्ट्रासन का अभ्यास हो गया। आप ये कमर वाला जो हिस्सा है, ये जो मर्म बिंदु है, जो गड्ढे गड्ढे होते हैं, वहां पे आप प्रभाव महसूस कर सकते हैं लंबर रीजन पे। फिर हम योग मुद्रा की स्थिति में आएंगे, घुटने मिलाए, दोनों हाथ इंटरलॉक किया, इस तरह से बैठे, और धीरे से जब हम योग मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मर्म बिंदु दब रहे हैं। कौन कौन से दब रहे हैं? इस तरह से हमने अभ्यास किया। यहाँ की जो मर्म बिंदु है, यहाँ की जो मर्म बिंदु है, उसका अभ्यास हो गया। पुनः से हम सांस लेते हुए अर्धताड़ासन की स्थिति में आ गए। अब जब अर्धताड़ासन की स्थिति में पूरी तरह से स्ट्रेच किए, ये वाला मर्म बिंदु, यहाँ पे मर्म बिंदु और यहाँ का मर्म बिंदु हमारा प्रभावित हो रहा है, ये वाला अभ्यास। फिर सांस छोड़ते हुए हम धीरे से शशाकासन की स्थिति में गए। अब जब शशाकासन की स्थिति में गए तो नाभि को भी मर्म बिंदु कहा गया है, तो एक अभ्यास वहां पे भी बढ़ रहा है। धीरे से
सांस लेते हुए इस तरह से जब हम अभ्यास किए और फिर हम चले गए भुजंगासन की स्थिति में चले गए। यहाँ पे भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में विशेष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। हमारे स्पाइन में जो क्रेनियल नर्व्स हैं इस पे विशेष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। फिर ये तिर्यक भुजंगासन जब कर रहे हैं तो पुनः हमारे हाथ के मर बिंदु भी प्रभावित हो रहे हैं और हमारे कमर वाले हिस्सा भी प्रभावित हो रहा है। फिर धीरे से दूसरी तरफ तिर्यक भुजंगासन, फिर वापस शशकासन, अर्धताड़ासन। अब यहाँ पे हम उत्कट आसन की स्थिति में आएंगे, दोनों हाथ जोड़े। अब यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग किए थे, बैकवर्ड बेंडिंग किए थे। अब पर्दे आप हटा दीजिए, लाइट आ जाएगी। वहां पर ये उत्कट आसन की स्थिति आपकी। फिर धीरे से पादहस्तासन की स्थिति, पुनः ताड़ासन की स्थिति और फिर ये हमारे प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास क्रम। अब एक बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास देख लेते हैं, फिर 4 प्रभावी महाप्रभावी का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के सामने आ जाते हैं, क्योंकि अश्व संचलन की स्थिति में पैर पीछे करना होता है, माउंटेन पोज में। तो नॉर्मली सूर्य नमस्कार के लिए हम इस तरह से खड़े हो जाते हैं। स्थिति है श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हैं, छोड़ते हुए प्रणामासन में आते हैं। हस्तोत्तानासन के लिए पैरों के बीच हल्का सा गैप लेते हैं, दोनों हाथ सामने करते हैं, सांस लेते हुए पीछे की तरफ हस्तोत्तान की स्थिति में जाते हैं। यदि आप इस तरह की स्थिति में नहीं जा सकते तो आप कमर पे हाथ रख के भी हस्तोत्तान की स्थिति में जा सकते हैं। फिर पुनः सांस छोड़ते हुए सामने झुके पादहस्तासन का अभ्यास किए। मर बिंदु जानु मर्म ये दब रहा है, हमारा जो हिप रीजन की जो मर बिंदु वो भी दब रहा है, यहाँ तक कि आपके गुदा मर्म भी, गुदा भी एक मर्म है, वो भी दब रहा है। फिर जब बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो पूरे आपके जो साइटिक नर्व्स हैं वो भी आपके प्रभावित हो रहे हैं। अश्व संचलन की स्थिति, अश्व संचलन की स्थिति में थाई मसल्स में जो मर बिंदु है यहाँ पे, और ये हमारा गुल्फमर्म है, गुल्फमर्म प्रभावित हो रहा है। इस तरह की स्थिति बनाए हैं तो, और पीछे वाले पैर में भी ये देखिए गुल्फमर्म है, ये भी प्रभावित हो रहे हैं। फिर हम दंडासन की स्थिति में आ गए, अष्टांग नमस्कार की स्थिति, यहाँ पे भी मर्म प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह से जब स्थिति किए हैं तो ये हाथ पे प्रभाव कर रहे हैं। पुनः भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचलन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और ये प्रणामासन। धीरे से हम रिलीज कर लिए। तो ये अभ्यास कितनी बार करना है, तो आपकी क्षमता के अनुसार करना है। जैसे प्राणायाम कितना करना चाहिए, जब तक आपका मन करे। अब मन करे कि इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल 2 मिनट में हमारा मन पूरा हो गया तो हम बंद कर दी, अर्थात जब तक उसकी आवश्यकता है आपके शरीर को, अर्थात साधना के लिए जैसे मोबाइल को चार्जिंग 100% तक करते हैं, वैसी आज आपको दिन भर श्रम करने के लिए कितने ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, उतना आपको आसन का अभ्यास करना है और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। तो ये प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास हो गया और सूर्य नमस्कार का। अब बाकी के जो अभ्यास हो बैठ करके किए जा सकते हैं। तो सामान्य हम बैठ जाते हैं अपने स्थान पे।
अब इसी में जो बाबूजी ने जो पैकेज बनाया है उसके अभ्यास के क्रम में ये सारे जो आसन है वो स्वतः लग जाते हैं। जैसे हम इस प्रकार की स्थिति में बैठते हैं, फिर ये जो पंपिंग करने वाला अभ्यास है तो पद्मासन वाला आसन का लाभ यहाँ पे तो प्रत्यक्ष मिल रहा है, करके देख लेते हैं थोड़ी देर। सांस बाहर कर दिए, फिर दूसरी तरफ हालांकि इसको ज्यादा देर तक होल्ड किया जा सकता है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा करके डेमो क्लासेस टाइप, इसलिए उसको जल्दी अपन बाहर निकालते हैं। फिर अब इसको इसलिए बताया क्योंकि प्रभावी और महाप्रभावी में आपके बद्ध पद्मासन भी है, जो इस तरह से आप यहाँ पे लेके चले जाते हैं और ये दूसरा वाला भी ऐसे अपन लेके आते हैं। क्योंकि अभी जैसे जैसे वयस्क होते हैं तो थोड़ा सा फैट बढ़ता है, या फिर तो ये अभ्यास सबसे नहीं हो पाता। पहले हो जाता था 4-5 साल पहले हमसे, अब नहीं हो पाता, दोनों मुट्ठी नहीं पकड़ना। तो इस तरह से वाला अभ्यास, तो ये एक आसन का अभ्यास हो गया। अब दूसरे आसन के अभ्यास के लिए हमारा भुजंगासन है और पश्चिमोत्तानासन है। तो देखिए जो पावर योग है उसमें कितना बढ़िया बाबूजी पश्चिमोत्तानासन के लिए इस तरह के जो अभ्यास ने बताया जिसपे अपन पंपिंग करते हैं, ये प्री प्रैक्टिस है पश्चिमोत्तानासन। जब हम इस तरह के अभ्यास करते हैं तो पश्चिमोत्तानासन के लिए बिल्कुल बॉडी सरल और सहज हो जाता है। ये अभ्यास कर लिया, हालांकि इसमें नौले घुमाने का क्रम शामिल है, कभी बाद में अपन करेंगे। फिर ये वाला क्रम शामिल हो गया। अब इतना पंपिंग के बाद में हो ही नहीं सकता कि आपका पश्चिमोत्तानासन ना लगे, लगेगा ही लगेगा। अब जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो देखिए सामान्य इस तरह से दोनों हाथ ऊपर की, सांस छोड़े और स्पाइन सीधा की, धीरे 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 पश्चिमोत्तानासन में और धीरे से वापस। अब पश्चिमोत्तानासन से फिर से प्रभावी आसन का अभ्यास करना है, तो हम क्या किए, धीरे से लेट गए, पैरों को उठाए, सांस छोड़ते हुए सर्वांगासन की स्थिति आ गई। कंधों का सहारा लेते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए तो धीरे से हम वापस आ गए। अब देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग हुआ, फिर बैकवर्ड बेंडिंग करना है, तो इसमें भी धीरे से यहीं से पलट लिए हम। अब भुजंगासन के लिए अभ्यास करेंगे। जिनसे धनुरासन नहीं होता वो ये भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब भुजंगासन के बाद में हल्का से शशक आसन में आ गए, फिर यहीं से धनुरासन का अभ्यास, अच्छे से ग्रिप बनाए, फिर कोहनी को पेट पे रखें और धीरे से धनुरासन का अभ्यास। तो इस प्रकार से आपके जो प्रभावी महाप्रभावी जो अभ्यास है, ये पावर योग के अभ्यास में सारी चीजें शामिल हो जाती है। अब इसके बाद फिर फाउंडेशन कोर्स पूरा। अब इसके बाद आदमी आगे क्या करे, फिर प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, त्राटक, जप, तन्मात्रा, फिर आपका ग्रंथि भेदन, आत्मानुसंधान, सोहम साधना, नाद, बिंदु, कला, तुर्यातीत, जितनी भी साधना है ये मजबूत बना ली। अब इसको आराम से कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में
ठीक से 6 बज रहे हैं, तो आज की ये आसन का कक्षा यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे क्वेश्चन आंसर सेशन है। आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे तो अमन भैया हैं, पूज्य बाबू जी हैं, और कुछ आंसर मेरे को भी आएगा, लेकिन कोशिश करूंगा आज की कक्षा से संबंधित या बाकी जो पोस्ट के क्वेश्चंस आपके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने ये आसन पे विषय चर्चा करी। एक्सपर्ट जो है आपका, आप स्वयं योगाचार्य हैं और इतना मर्म बिंदुओं पे आपने इसमें चर्चा की, तो बहुत ही इसमें हम लोग के कॉन्सेप्ट इसमें ये क्लियर हुए हैं। तो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं। तो भैया अभी पीएचडी कर रहे हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी से, और इनके रिसर्च शोध में और अच्छे पंचकोश साधक हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने क्वेश्चंस को या हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे आसन से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे डाउट्स होते हैं कि सही पोस्चर क्या है आसन का, और कितना आसन कितना करना चाहिए, कौन से समय में कौन सा आसन करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस भैया से पूछ सकते हैं। जी बाबूजी को भी मैं इसमें निवेदन करूंगा। बाबूजी इसमें ये है। जी अमन जी प्रणाम, सुरेंद्र जी प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट। हम क्लास में है, प्रश्नोत्तरी सेशन शुरू किया है। तो हैंडल था एक हरिकेश, तो हरिकेश जी का तो क्या पूछना था? अन्नमय से लेकर के आनंदमय कहीं से भी कोई प्रश्न? बाबूजी आपकी आवाज इसमें बीच बीच में साइलेंट हो रही है, ब्रेक हो रही है आवाज। हेलो, ठीक है, हेलो, जी 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 पहुंच गई आवाज? जी जी बाबूजी आ रही है। ठीक है, तो पांचों कोषों में से कहीं से भी कोई प्रश्न किया जा सकता है। विशेषकर अभी आसन के लिए था, तो आसन का होगा तो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहेगा। बाबूजी जैसे पीछे जाते हैं तो आवाज कुछ कम हो जाती है, तो कुछ मुझे लगता है या तो नेटवर्क की समस्या या कुछ माइक की समस्या हो सकती है। इसमें पीछे, अच्छा अब देखिए तो कितनी बार। अभी ठीक है? जी अभी अभी ठीक है बाबूजी, जैसे आप बोलेंगे तभी पता लगेगा किस तरीके से जा रहा जी, है। हाँ, हो सकता है फ्लक्चुएशन होने का। जी, क्वेश्चन आया है, पढ़िए। जी इनका यही है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट। ओके, ईश्वरधारी कुमार जी। क्वेश्चन का नहीं होना भी अच्छी चीज है, हाँ क्योंकि तो इसमें जी लेकिन हमें तो बात विष्णु भैया का है। आधे घंटे को जी जी भैया। जी बाबूजी, आसन पे बहुत अच्छी क्लास ली सुरेंद्र भैया ने। आसन पंचकोश साधना में प्राणमय कोश में कैसे अपना नया आयाम लेते हैं, मनोमय कोश में उनका आयाम कैसे विस्तृत होता है, फिर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को ऊपर अनंत की यात्रा कैसे ले जाता है बाबूजी, उस पे आपसे और जानने की जिज्ञासा है बाबू। ये धन्यवाद। देखिए विष्णु जी, पहली बात है कि आसन प्राणमय कोश को कैसे प्रभावित करता है, तो दो शब्दों का प्रयोग किया है, हम विवाह और विवाह। ओरिजिनल गायत्री महाविज्ञान, ये प्राण है, तो जैसे सेंट्रल नर्वस
तो ब्रेन से लेकर हड्डियों तक के भीतर में जो प्राण दौड़ता है मेन स्ट्रीम, तो इस मेन स्ट्रीम का उसको कहा है उन्होंने कव्यवाह का आदि काया से जुड़े हुए जो पेरिफेरल है, तो उसमें मर्म बिंदुओं के भीतर पे प्राणमय कोश का आप विस्तार कर सकते हैं, या सामान्य रूप से यदि आप सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर रहे हैं तो श्वास प्रश्वास तो सतत आपके साथ जुड़ी है, बंध भी आपके साथ जुड़ा है, और मन भी आपके साथ जुड़ा है, अंतःकरण भी आपके साथ जुड़ा है, और आत्मा तो आपके साथ जुड़ी है। अब देखिए, यदि आप आसन और प्राणायाम को कोऑर्डिनेशन बनाना चाहें तो आप श्वास, हालांकि हर आसन का अभ्यास श्वास प्रश्वास के साथ होना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से यदि आप आसन का अभ्यास करें और मान चलिए हस्तोत्तान आसन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, भाव करें कि प्राण का संचार हो रहा है। पादहस्तासन किए, सांस छोड़े तो आप भाव करें कि दूषित प्राणवायु शरीर से बाहर जा रही है। पुनः यदि अश्व संचलन का अभ्यास किए तो दिव्य प्राण को आप अवशोषित कर इस तरह के भाव कर सकते हैं। फिर आप उत्कट आसन में आए, सपोज दैट प्रज्ञा योग व्यायाम की स्थिति में तो बैलेंसिंग पोस्चर हो, तो आप प्राणों को अनाहत चक्र में धारण कर रहे हैं, या आप अपने प्राण का विस्तार कर, ये भाव आप कर सकते हैं। ये आसन से प्राणमय कोश की बात। फिर आसन से मनोमय कोश की बात क्या? मन आपके साथ जुड़ा हुआ है, इंद्रियां आपके साथ जुड़ी हुई है, और इंद्रियों के साथ उसके विषय भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। सपोज दैट आप पादहस्तासन में गए तो आप पादकन बेंदियों पे ध्यान कर सकते हैं। आप हस्तोत्तानासन पे गए तो आपकी हस्त कर्मेंद्रियों पे ध्यान कर सकते हैं। और आप यदि पुनः प्रज्ञा व्यायाम की स्थिति में आए प्राणायामासन में, तो आप मनोमय कोश की साधना है, आपको बता रहा हूँ कि अन्नमय कोश से कैसे इस समय आ रहे हैं। तो आप वहां पे आज्ञा चक्र पे आप मन पे ध्यान कर सकते हैं। फिर आप पे किसी बात होगी, आसन से आपके मनोमय कोश की बात हो गई। अब आसन से विज्ञानमय कोश की बात करें तो अच्छा, बाबूजी आ गए फिर। जी जी बाबूजी। हाँ हेलो, अभी ठीक है? कुछ हुआ लाभ? हेलो जी जी बाबूजी, आवाज क्लियर है जी। तो ठीक है, धन्यवाद। आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। जी देखिए, इसमें विष्णु जी का प्रश्न है कि आसन ऊपर के कोषों को कैसे प्रभावित करते हैं। ऊपर का कोष का मतलब होता है कि सूक्ष्म शरीर। तो हव्यवाह और कव्यवाह, तो जो मर्म बिंदु की बात बार बार कर रहे हैं सुरेंद्र जी, ये मर्म बिंदु हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उपत्तिकाएं। तो 96 उपत्तिकाएं हैं, प्लस 9 चक्र कहे गए हैं, प्लस 3 ग्रंथि भेदन के लिए ग्रंथियां कही गई। ये 108 है, इन्हीं को भंवर कहा जाता है। तो ये पूरे होल को कमांड करता है आसन। अब जिससे 33 मर्म बिंदु हम लोग को रीढ़ के हड्डियों में भी है मर्म बिंदु, और गैंग्लियॉन्स भी उपत्तिकाओं के हेड ऑफिस कहलाते हैं। तो रीढ़ के हड्डी में जैसे मान लीजिए कि भुजंगासन किए, तो रीढ़ के हड्डियों के जितने भी ज्वाइंट्स है सब प्रभावित हुए मर्म बिंदु, और उसके कचड़े साफ हुए। तो कचड़े साफ होंगे तो करंट फ्लो बॉडी में सिस्टम में जाएगा, तो रोग दुख होने का सवाल नहीं है। कहीं भी कष्ट हो रहा हो, पेन होता हो, तो समझना चाहिए कि वहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई, बायो इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं पर कचड़े फंसे हैं। तो ज्वाइंट्स के कचड़े को हटाता है ये। और साथ ही साथ में यदि चक्राज है, हम लोग के चक्राज वाले जो मर्म बिंदु वो क्लीन कर दिया, तो चक्रों से निकलने वाले जो प्लेक्सस के जो नर्व्स हैं वो हार्मोनल सिस्टम में जाकर भी गए हुए हैं। तो हार्मोन्स को ये सीधे प्रभावित करेगा, क्योंकि अन्नमय कोश का हार्मोनल डिसऑर्डर से ही अन्नमय कोश विकृत होता है, सारे रोग दुख होते हैं। और उसमें जो तार गए हुए हैं, तो चक्रों के जो प्राण है, प्राण ही को आज्ञा को मानेगा, सिर्फ हार्मोनल सिस्टम, और किसी के बात को नहीं मानता है। और प्राण का जनरेट करता है रीढ़ की हड्डियों में फंसे हुए जो मर्म बिंदु, हमारे चक्र जिसे कहते हैं। तो वो बहुत ही तरीके से क्लीन कर रहा है, इतना तो साफ जाहिर है। दूसरी बात है कि जो मर्म बिंदु हम लोग का आ गया रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, देखिए मनोमय कोष को कैसे प्रभावित करता है आसन।
तो आसनों में है कि प्रयत्न शैथिल्य प्लस अनंत समापतिभ्याम, ईश्वर के साथ मेडिटेशन करें। ईश्वर के साथ संपर्क जोड़ने को ही आसन कहेंगे। आसन में अस्थिर से बैठ करके ईश्वर के साथ संपर्क नहीं जोड़ा जा रहा है तो आसन नहीं है वो सिर्फ केवल बैठने की मुद्रा भर हुई। और क्योंकि जब तक से ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक से संसार के थपेड़ों कष्टों का असर शरीर पर पड़ेगा ही। और खो जाए आदमी ईश्वर में तन्मयता तो संसार में आग गोला पड़ रहा हो, कहीं पड़ रहा हो, जो हमारे शरीर पर ट्रैक्टर चला गया था, लुगदी हो गया था, उस समय हम ईश्वर के साथ कनेक्टिंग में थे, इसलिए इसके प्रभाव नहीं पड़े। तो वो किसी भी अवस्था में इस रेजोनेंस को बनाया जा सकता है। तो ये मेडिटेशन में काम आता है। अब देखिए कैसे मनोमय को प्रभावित करता है। तो यहाँ की जो मर्म बिंदु है ब्रेन के भीतर में आसनों के द्वारा, तो सीधे जाकर के वो पिनियल पिट्यूटरी के जो साइकिल है उसको करेगा। और पिनियल को साफ मालूम है कि वही चेतन अचेतन सुपर चेतन माइंड को प्रभावित करता है। इसलिए न सिर्फ इस ब्रेन को और हम लोग का चेतन को सीधे जाकर के प्रज्ञा वाले पिनियल को प्रभावित करेगा। क्योंकि जब भी मेडिटेशन हम लोग करते हैं तो त्रिकुटी में ध्यान करेंगे आत्मा का। तो त्रिकुटी में ध्यान करने का मतलब होता है कि वहां पर पूरे प्रकृति और ब्रह्म के साथ साझुता बन रही। तो आसन सिर्फ पोस्चर में बैठने को नहीं, उसके साथ में बैठकर किया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आगे किए थे, आगे जैसे मान लीजिए किए थे, और ये पांचवा वाला योग मुद्रा, तो प्रज्ञा जो के योग मुद्रा में हमें ध्यान करना है मणिपुर चक्र का। तो किस पोस्चर में कहाँ मेडिटेशन करना है, ये यदि साथ में चल पड़ा, सांसों का क्रम किया हो तो 1000 गुना लाभ दे देगा वही आसन एक साधक को। एक है कि केवल व्यायाम की तरह उलट पुलट कर रहा है, एक है कि साथ में मेडिटेशन भी जुड़ रहा है। तो आसनों की गति धीमी होती है, व्यायाम की गति तेज होता है, मस्कुलर प्रभावित करे। और आसन मर्म बिंदुओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए दबाकर कुछ समय तक रोकना पड़ता है, कम से कम 3 सेकंड, और यदि सीक्वेंस में है तो 10 सेकंड के बाद उसको चेंज कर डालें। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। तो ऐसे ये प्रभावित करते हैं जी। विष्णु जी काफी क्लियर हुआ होगा जी, धन्यवाद जी। बाबूजी स्पष्ट हो गया, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। और कोई प्रश्न है तो? जी भूप श्रीवास्तव जी का हैंड रेज है। हाँ हाँ जी, आप अनम्यूट कर दीजिए भाई साहब। कैसे प्रभावित करता है? हाँ, इनका है कि सेक्स को कैसे प्रभावित करता है आसन। तो उसको यदि आसन, जैसे पूषा नाम की एक उपत्तिका है, अपना बंद कर दीजिए, इसे क्लास में ही बैठे हैं इसलिए इको कर रहा है। हाँ, स्पीकर बंद कर दीजिए। हाँ जी। तो इसमें देखिए सेक्स को कैसे आसन प्रभावित करता है, सेक्स को कैसे नियंत्रण करता है। तो मर्म बिंदुओं में पूखा भी है। जैसे कि कामदेव ने फूल के बाण से भी यदि टच कर दिया उसको तो तिलमिला करके रह जाए भगवान शिव भी। और प्रकृति से जो परे रहने वाला मेडिटेशन में प्रकृति के साथ आसक्त हो जाना, इसका मतलब है कि उपत्तिकाएं बहुत ही चमत्कारी होती हैं। तो उसमें फंसे हुए कचड़े फंसे रहेंगे यदि पूखा में, तो सेक्स एनर्जी को हम कमांड नहीं कर सकते और बेकाबू हो जाएगा। अभी क्योंकि साधना करेंगे तो प्राणायाम बंद मुद्रा कर रहे हैं, हठ जो कर रहे हैं, तो प्राणायाम बंद मुद्रा से वहाँ का प्राणिक एनर्जी वाला केंद्र है, कुंडलिनी वाला एरिया, वहाँ पर एनर्जाइज होगा। और हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स है सब वहीं पर है, तो एक्साइटमेंट होगा ही होगा वहाँ पर। इसलिए मेडिटेशन को जोड़ना जरूरी होता है। अनंत समापतिभ्याम जो कहा पतंजलि ने कि यदि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो सेक्स एनर्जी तुरंत ट्रांसम्यूट कर जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो उसी को अपानन प्रक्रिया कह दिया गया। तो हम जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा हो अज्ञा चक्र में, अपने मन को नहीं तपाया हुआ हो, उसको वो डाउनफ्लो की तरफ जाएगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बात बनी। और आसनों से उपत्तिकाएं शुद्ध होगी तो पूषा भी शुद्ध होगी। पूषा शुद्ध होता है फिर धीरे धीरे, तो पूषा शुद्ध होने का मतलब है कि वही सेक्स एनर्जी जो प्रभावित कर रहा था डाउनफॉल में, और वही सेक्स एनर्जी क्या करेगा, ओजस बढ़ा देगा, ब्रिलियंसी में चला जाएगा, माइंड को ब्रिलियंट बनाएगा, प्रतिभावान बना करके चमका देगा। तो ये उसके ऐसे विज्ञान काम करते हैं जी। जी बाबू जी, इसमें चैट में एक क्वेश्चन है। हाँ
राकेश कुमार गुप्ता जी का हल्द्वानी से, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन सही रहेंगे? हाँ, इसको सुरेंद्र जी भी हैं, जी वो जी जी, जवाब देंगे। सुरेंद्र भैया। स्क्रीन पर लाइए उनको। जी भैया, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सुरेंद्र भैया। जी प्रणाम। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो अभ्यास हैं वो ज्यादातर है आपके ट्विस्टिंग वाले अभ्यास। जितना ज्यादा ट्विस्टिंग वाले अभ्यास करेंगे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ यदि आसनों के क्रम कर ले देखें, मार्जारी आसन का अभ्यास कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। फिर भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन का अभ्यास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। प्रज्ञक व्यायाम के सीरीज में शशक आसन, फिर उष्ट्रासन और फिर भुजंगासन, इसका अभ्यास आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। फिर इसी में तिर्यक भुजंगासन, पुनः तिर्यक भुजंगासन में आपकी ट्विस्टिंग भी हो रही, हल्के से बेंडिंग भी हो रही है, आपके अभ्यास को बढ़ाएंगे। इसके साथ आपकी जो त्रिकोणासन का अभ्यास है, दोनों पैरों को फैला करके जो हम त्रिकोणासन का अभ्यास करते हैं, वो भी हमारे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ स्पाइनल मूवमेंट होता है। सपोज दैट आप इस तरह से बैठते हैं, तो आप आराम से जितनी सहजता से बैठे बैठे या फिर ये मार्जारी आसन की स्थिति में इस तरह से करते हैं, जितनी सहजता से आप करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका कमर की फ्लेक्सिबिलिटी का अभ्यास बढ़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे विशेष कहना चाहूंगा कि केवल हम कमर की फ्लेक्सिबिलिटी ना बढ़ाएं, पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं, सारे आसनों का अभ्यास हम करें, तो मुझे लगता है हमारी साधना की स्थिति बेहतर होगी, हमारे शरीर की स्थिति और हमारे स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। जी बाबूजी। जी, ये नितिन भैया ने ये प्रश्न पूछा है, एस्थमा को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन प्राणायाम लाभकारी हैं? जी भैया। जी, एस्थमा को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन प्राणायाम लाभकारी हैं? जी, इसमें देखा जाए तो सामान्य रूप से हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, हमारा हृदय क्षेत्र ये प्रभावित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादातर प्रभावित होता है। तो अस्थमा की स्थिति में चूंकि हमारी शारीरिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं रहती कि विभिन्न प्रकार के विशेष अभ्यास कर पाए। सपोज दैट हम अस्थमा वालों को कि भाई पादहस्तासन करो, पश्चिमोत्तानासन करो, तो वो शायद ना कर पाए क्योंकि सांस भरेगा, फूलेगा। तो अस्थमा के लिए विशेष जो लाभकारी है वो पवन मुक्तासन पार्ट 1, जो आपके सूक्ष्म व्यायाम कहे जाते हैं। आप योग चिकित्सा संदर्शिका ले सकते हैं, वहां पे जो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास है, ये अभ्यास केवल आप करें। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष लाभकारी है, और धीरे 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 नाड़ी शोधन प्राणायाम लंबा समय तक, अर्थात 15 दिन, 1 महीना तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक, इसमें भी विशेष रूप से प्राणाकर्षण प्राणायाम करने के बाद यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें, हल्का 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 कपालभाति, हल्का हल्का, लेकिन भस्त्रिका कब करेंगे अस्थमा की स्थिति में? जब नाड़ी शोधन प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास दीर्घ काल तक हो, तब तब धीरे धीरे आपकी जो क्षमताएं बढ़ जाएगी। तो अस्थमा के अभ्यास के लिए आसन में आपके सूक्ष्म व्यायाम के सारे अभ्यास, और शुरुआत में प्राणाकर्षण प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कुंभकों को रोकने का अभ्यास, कुंभक लगाने का अभ्यास, देन धीरे से जब क्षमताएं बढ़ जाएगी तब थोड़ा सा कपालभाति, भस्त्रिका। हालांकि कपालभाति आपका शोधन के लिए, लेकिन कपालभाति फिर हल्का भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जी भैया, धन्यवाद। बाबू जी को फिर चैटिंग में कोई प्रश्न है क्या? जी बाबू जी, चैटिंग में तो हो गया ये। एक नया चैटिंग में, एक चैटिंग का एक नया स्क्रीन से कोई रहता जी है। बाबू जी, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें अनुज कुमार जी का प्रश्न है, अनुज कुमार तिवारी जी का। बाबू जी प्रणाम, नाड़ी शोधन में अंतः कुंभक और बाहरी कुंभक करना है या नहीं? तो कितने सेकंड तक करना है, तो कितने सेकंड करना है? जी तिवारी जी को प्रणाम। अब इसमें देखिए,
कुंभक को ही प्राणायाम कहते हैं। तो अपनी सुविधा का, सहजता का ध्यान रखा जाए कि जिससे कि जो भी हम ब्रीदिंग किए, ब्रीदिंग नाड़ी शोधन में, तो यू टर्न तो लेगा ही, तो यू टर्न के क्रम में सांस की गति रुकेगी, उस समय न प्राण होगा न अपान होगा। प्राण अपान गति रुद्धवा प्राणायाम परायण। तो उस हालत में क्या होता है कि प्राण एक्सपेंड करता है कहीं, तो उस समय हम थोड़ा सा चाहें तो कुछ एक सेकंड रुक सकते हैं। नाड़ी शोधन में भी तो रोक करके कुछ ना कुछ सोचना है कि जो हमने खींचा था बाएं नाक से, तो अब रोके, तो रोक करके उसमें हम ये सोचना पड़ेगा कि ये इसका कहाँ कहाँ पर इसके तार गए हैं। जो बाएं साइड में हम लोग का है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और होल बॉडी में गया, और ये चंद्र नाड़ी है ठंडा। तो ये ठंडा कफ पैदा करने वाला ठंडा नहीं है कि कूल एंड ड्राई प्लेसेस जो दवाइयों पर लिखा रहता है, तो आयु बढ़ाने वाला है। और चंद्रमा से किरणें आती है, औषधीय गुण वाली, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली है। जितने भी वनस्पतियों में हम लोग देखते हैं उनमें औषधीय गुण सब चंद्रमा से आने वाली किरणों के ही वो जाकर मेडिसिन में बदले हुए। तो हम डायरेक्ट उस चंद्रमा को ही, सविता के तेज को खींच लेंगे और इसमें ले जाकर के हर बड़ी सेल में ले जाएंगे। और वो चेतना को भी बढ़ाता है, क्योंकि वो जब भी बाएं से खींच रहे हैं तो राइट पैराइटल लोब्स को प्रभावित करता है, जो कि आध्यात्मिक होता है। तो हर बॉडी सेल में जाकर चैतन्यता ला रहे हैं और उसके रोगों को भी क्लीनिंग कर रहे हैं। सोचे या फिर निकालें तो नाड़ियां साफ हो गई, उसमें प्राण का फ्लो बढ़िया हो गया, जग गया। तो इस तरीके से 3 सेकंड के भीतर से 10 सेकंड के भीतर में हमने कुछ न कुछ जरूर सोची। अपने उसको हम टाइम बॉन्ड नहीं लगा सकते। हर साधक अपने को सहजता का ध्यान रखे कि हमको 1 सेकंड 2 सेकंड रुकने में बात बन जा रही है तो ठीक है, लेकिन उस समय करेंगे। और उस समय चाहे तो आप बंद लगा सकते हैं, बंद भी लगा लेंगे। तो कुंभक के साथ में बंद बहुत कारगर होता है। यदि बंद भी लगाए हैं तो एक आध बार शक्ति चालनी मुद्रा कर लें तो हमने देखा है कि एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, उसकी गति तीव्र हो जाती, लाभ देने का। तो एप्लीकेशन अपने अपने क्षमता से किया जाता है कि इसमें एक गियर और लगा दें कि और कुछ कर लें, ऐड कर लें। तो हर साधक का अलग अलग मनोभूमि के आधार पर अपना कुंभक और इसमें बंद को जोड़कर थॉट को जोड़ते हैं। जी जी बाबूजी धन्यवाद। इसमें आगे लीलावती जी का प्रश्न है कि स्लिप डिस्क में कौन सा आसन करें? किसमें? स्लिप डिस्क। हाँ, स्लिप डिस्क में सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र भैया। जी भैया, स्लिप डिस्क में आपको सामने झुकने वाले अभ्यास को सबको अवॉइड करना है। जितने भी सामने झुकने वाले अभ्यास है उसको अवॉइड करना है। आप बैक बेंडिंग के अभ्यास धीरे 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 सहजता पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन कितना करना है जितने में आप सहज हो। एक होता है वेरिएबल होता है कि भाई आप उसको टॉलरेट कर सकते हो, उस दर्द को सहन कर सकते हो, तब तक आपको पीछे झुकने वाले अभ्यास करना है। फिर स्लिप डिस्क में आपके ट्विस्टिंग के जितने भी अभ्यास हैं, एक नॉर्मल प्रिंसिपल है। कमर से संबंधित या स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे स्लिप डिस्क का हो आपका या फिर सर्वाइकल रीजन का हो, सब में सामने झुकने वाले अभ्यास को अवॉइड करना है, पीछे झुकने वाले अभ्यास करना है। दूसरा, ट्विस्टिंग का अभ्यास जितना ज्यादा हो पाए बिल्कुल वो आप अभ्यास करें। और यदि कोशिश करें प्रज्ञा व्यायाम में आप सामने वाला अभ्यास अवॉइड करें, लेकिन तिर्यक भुजंगासन और भुजंगासन का जो अभ्यास है उसको सहजता और सरलता पूर्वक करें तो आपको स्लिप डिस्क में आपको लाभकारी रहेगा। जी अमन भैया। जी भैया धन्यवाद। अभी इसमें संजय सिंह भाई साहब का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, नाड़ी शोधन में बंद लगाना चाहिए? ये तो हो गया है प्रश्न, इसमें बाबूजी ने बता दिया। आगे उमा सिंह दीदी का प्रश्न है, प्राणाकर्षण जो काम करते हुए चलते फिरते करते हैं उस समय कुंभक ना के बराबर होता है, तो ये लाभकारी है क्या? जी बाबूजी। जी, लाभकारी होगा वो चिंतन पर निर्भर करता है।
हम चलते फिरते क्या सोच रहे हैं, सोचने को ही प्राणायाम कहते हैं। सोचना, पॉजिटिव थॉट है तो उच्च कोटि का प्राणायाम हो रहा है, क्योंकि प्रज्ञा ही प्राण है, प्रज्ञा एवं प्राण। जैसे जैसे प्राण को रिफाइंड होते जाएगा तो चैतन्यता बढ़ जाती है, वो विचार में बदल जाएगा, भाव में बदल जाएगा, आत्मज्ञान में बदल जाएगा, सब प्राण के ही है स्वरूप हैं। तो चलते फिरते यदि आत्म स्थिति बनाई गई है तो उच्च कोटि का प्राणायाम कर रहा है वो साधक, और उसको संसार की कोई शक्ति नहीं छीड़ कर सकती, इतना वो चमत्कारी है उस समय। तो चिंतन के माध्यम से प्राणायाम होता है वहां। बुलंद हौसला प्राणायाम, डर गए प्राण पंचर हो गए, हिम्मत बढ़ा लिए प्राण उत्पन्न हो गए। तो व्हील पावर को हमें बढ़ानी है। और ये जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, तो ब्रीदिंग कैपेसिटी हमें देखना चाहिए। जैसे मान ली कि चल रहे हैं तो सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमें कुंभक की जरूरत पड़ती है। जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो थक भी सकते हैं, थक जाएंगे जल्दी। और एक बार सांस लिया तो 2-3 स्टेप चढ़े, तो उसमें ये काम आ जाता है। या फिर भी थकावट आ गई तो नाक से सांस लेकर मुंह से निकालें 2-4 बार गहरा, तो फिर कूल हो जाएगा बॉडी। अब कूल हो जाएगा फिर आगे बढ़ सकता है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी। पहाड़ी पर चढ़ते समय भी इसकी जरूरत पड़ती है, चलते फिरते प्राणायाम करने का। हिली एरिया में हम लोग को कभी सीधी चढ़ाई पड़ती थी तपोवन वाले रास्ते में, तो उसमें प्राणायाम ही काम आता था। तो चलते फिरते भी करने के एक टेक्निक होते हैं जी। जी धन्यवाद बाबूजी। इसमें समय तो हो गया है, लेकिन एक प्रश्न और है, इसको बोल देते हैं। विनायक शुक्ला जी का, नी आर्थराइटिस में कौन सा आसन करना चाहिए? देखिए, इसमें तो आर्थराइटिस वगैरह में आसनों का असर नहीं पड़ता है, ये वात नाड़ी का रोग है। तो निर्गुंडी, नगरमोथा, अश्वगंधा, इन जड़ी बूटियों के एक एक चम्मच ले लिया करेंगे सुबह मूषा पान के समय, रात को सोते समय, तो वो उसमें दूर होगा। और ये प्राणायाम पर है, सूर्य भेदन प्राणायाम पर अधिक महत्व दें। सहज आसन में बैठ करके सूर्य भेदन प्राणायाम, मेरुदंड केवल सीधा रहे, और उसमें कुंभक आप करें। लेफ्ट ब्रीदिंग इसमें से निकालें, हर बार राइट से लेना और लेफ्ट से निकालना, रिपीट एंड रिपीट। तो ये प्रक्रिया है, वात रोग के सारे रोगों को हटाती है। वात दोष हननम कहा है इसको, सूर्य भेदन को, किसी भी तरह के वात दोष हो। तो ठीक है, अभी शांति पाठ किया जा सकता है। अमन जी। जी सुरेंद्र भैया, तो अब शांति पाठ के साथ आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। जी, सभी साधकों को सादर प्रणाम। कक्षा के में बीच में मैंने कहा था, गुरुदेव ने ध्यानात्मक आसन नहीं बताया करके, हालांकि बद्ध पद्मासन वो ध्यानात्मक आसन है, और मैं थोड़ा सा मिस कर गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। वो ध्यानात्मक आसन है, लेकिन विशेष रूप से बद्ध पद्मासन आज के समय में करना थोड़ा कठिन होता है, फैट बढ़ जाता है, तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी अनुभव है, शेयर करते हैं, कुछ गलतियां होगी तो आप सुधार कर लीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव, यद भद्रम तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी भैया सादर प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर कक्षा ली। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद।